नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आज यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में लगभग 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। योगी युवाओं को रोजगार देने को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां सीएम ने पारदर्शी व सही ढंग से अभ्यर्थियों की चयनित प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वहीं सीएम योगी का कहना है कि यूपी में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। वहीं इसी को लेकर आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आज 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। बता दें कि सीएम योगी युवाओं को रोजगार देने को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें आज 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। सीएम योगी युवाओं को रोजगार देने को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। छात्रों का आज इंतजार खत्म हो रहा है। बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार देने को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मयूर, बता दें कि आज जो है 11 बजे लोक भवन के सभागार में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यूपीपीएससी में जो चयनित 700 अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र आज जो है वितरण करेंगे। वहीं साथ में उनका कहना है कि यूपी में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अभ्यर्थियों के साथ बिना किसी भेदभाव के, युवाओं के साथ बिना किसी भेदभाव और पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो रहा है। बात करें जिस तरह से विपक्ष, जैसे कि सपा की सरकार 2017 की बात करें तो उस टाइम जिस तरह से युवाओं की हालत थी उस पे भी वो तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका 2017 में हालत थी अब वो देखने को मिल रहा है। और जहां भी युवा जाते हैं अब यूपी के युवाओं को पूरे स्वागत किया जाता है और कहीं ना कहीं उनका अब बाहर भी जाते हैं तो उनकी पूरी तरह से स्वागत है। तो ये जो है सब चीज़ जो भी हुआ है बीजेपी सरकार के आने के बाद हुआ। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि जब से 6 साल का मेरा कार्यकाल हुआ, 6 साल के कार्यकाल में लाखों जो अभ्यर्थियों को, युवाओं को जो है रोजगार मिला है। वही साथ साथ सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी और वही रोजगार में भी बढ़ावा मिला है। साथ ही योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में लाखों और करोड़ों का जो इन्वेस्टर आए और नई तकनीकों के साथ नई इन्वेस्टर्स जुड़े गए और जिस तरह से लाखों युवाओं को रोजगार मिला, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार या बात करें बीजेपी सरकार यूपी में आई है तभी से युवाओं के जो रोजगार है काफ़ी उसमें बढ़ावा मिला है और बिना किसी भेदभाव और पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो रहा है। और इसे लेकर आज योगी आदित्यनाथ जो है 11 बजे यूपीएससी में जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं 700 उनको आज पत्र जो है वितरण करेंगे। जी मयूरी। सुहानी, जो लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो होगा अभी 11 बजे, उसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और कितनी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं? जी मयूर, आपको बता दें कि इसमें तमाम जो है योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री होंगे उसमें शामिल होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वहीं जो इसमें 700 विद्यार्थी जिनको पत्र वितरण किया जाएगा वो भी तमाम इसमें मौजूद रहेंगे और तमाम यहाँ पे जो कार्यकर्ता इनके होंगे या मंत्री हो वो भी इसमें मौजूद होने की बात बताई जा रही है। बात की जाए जैसे योगी आदित्यनाथ जिस तरह से रोजगार में बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं या एक कदम इस पर उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो यूपी की बात करें तो रोजगार की बहुत ही इसमें स्थिति जो खराब थी और इसमें कहीं ना कहीं सुधार होते हुए भी दिखा जा रहा है मयूरी। तो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से साफ हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है युवाओं के कहते हैं कि युवा जो है हमारे देश के भविष्य होते हैं और उनकी युवाओं के लिए उनका भविष्य सुधारने के लिए कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर से लेकर रोजगार से लेकर और सरकारी नौकरियों जो है तमाम इसमें पहल कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि अगर इसमें कोई भी भेदभाव हो या कहीं भी अगर जो केस जॉब के बारे लंबित हो उसे भी पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करके जल्द से जल्द उस पर
काम किया जाए। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है जो ये रोजगार को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हैं और तमाम इसमें बैठकें भी करते रहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कोई भी अभ्यर्थी जो है अपने इस रोजगार से या नौकरी से वंचित ना हो और कोई उनकी मुश्किलात हो तो वो लगातार जो उनकी साइट बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया, उस पर लगातार आके बातें करें, अपनी शिकायतें करें और उस पर जल्द से जल्द जो है क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस पर कार्रवाई होगा। जी मयूर। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज से होगी, जो सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं, जहां आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। इस सूची में सबसे ऊपर दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश है। बताया जा रहा है कि सरकार कोशिश करेगी कि इसे दोनों सदनों में जल्द से जल्द पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। साथ ही एक अहम बात यह भी है कि इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर कोई भी जिक्र नहीं है। बता दें मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। सदन में 31 बिल सरकार लाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि इस बिल को पास किया जाए। मानसून सत्र में सरकार विपक्ष की ये बड़ी परीक्षा देखने को मिलेगी, जहां सरकार एक तरफ विधेयकों को पास कराने में की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज से होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं, जहां आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। इस सूची में सबसे ऊपर दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश है और तमाम मुद्दे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज? देखिए मयूरी, अगर बात की जाए तो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा और दोनों सदन इस दौरान चलते रहेंगे। बाकायदा 17 ऐसे बैठकें प्रस्तावित की जाएगी या कुल ऐसे 31 विधेयक है जिस पर चर्चा की जाएगी। अगर देखा जाए तो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे हुए थे और सभी ने एक सार्थक चर्चा की बात कही थी। अगर बात करें तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक सार्थक चर्चा की बात लोकसभा में की है। और देखा जाए इस समय तो भारतीय जनता पार्टी को सभी विपक्षी पार्टियां घेरने को तैयार है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर मणिपुर की जो हिंसा हो, जो पिछले 2 महीने से लगातार धधकती चली आ रही है। मणिपुर वासी इससे खासा परेशान है और हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है मणिपुर से, जहां 2 महिलाओं को पूरी तरीके से नग्न अवस्था में ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया है। तो ऐसे हृदय विदारक घटना मणिपुर से लगातार सामने आ रही है और लगातार जो है जातीय संघर्ष मणिपुर में बना हुआ है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता ने राज्यसभा से लेकर लोकसभा में चर्चा के लिए नोटिस भी दिया है। सुप्रिया सूले के अलावा राज्यसभा के सांसद बात करें तो संजय सिंह और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा नोटिस दिया है कि वो सदन में इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग को बता दें कि आपको सदन में किसी बात पे चर्चा करनी हो या सरकार से सवाल पूछना हो, सत्ताधारी पद से सवाल पूछना हो, तो एक नोटिस या चिट्ठी जारी की जाती है और वो सदन में दी जाती है कि इस बात पे सवाल या चर्चा करने का सदन आपको अधिकार दे। उसके बाद सदन आपको ये अधिकार देता है। उसके बाद स्पीकर के माध्यम से आपका नंबर आता है, फिर उसके बाद आप उस बात पे चर्चा कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसे में 20 जुलाई से 11 अगस्त ये मानसून सत्र जो चलने वाला है वो देश के लिए काफ़ी अहम होगा। तमाम विपक्षी पार्टियां कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने का काम करेंगी। वहीं अगर बात करें तो सरकार ने इस बार डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की बात कही है। 2014 से ही डेटा की प्राइवेसी की बात होती रही है,
लेकिन अलग से कोई कानून डेटा के लिए अभी तक नहीं बन पाया है। तो सरकार इस बार डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लाने का ये प्रयोग करेगी इस मानसून सत्र में। मयूरी, विवेक, देखिए मानसून सत्र के दौरान सरकार पूरी कोशिश करेगी विधेयकों को पास कराने के लिए, वहीं विपक्ष पूरी तैयारी से है तमाम मुद्दों को लेकर घेरने के लिए। जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है, जैसा कि अभी आपने बताया मणिपुर की घटना, तो भारी आसार है हंगामे के। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सदन में हंगामेदार सीजन भी देखने को मिलता है। हमने पिछली बार भी देखा जब अडानी के हिडनबर्ग का जी। रिपोर्ट का मामला था तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही थी। 2-4 मिनट कार्रवाई चलने के बाद तमाम जो ऐसे कांग्रेस के जो सदस्य हैं सदन के, वो लगातार अपने नेता के समर्थन में अगर बात करें तो लगातार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही थी इनके हंगामे के द्वारा। तो इस बार अगर देखा जाए तो इसी सभी को देखते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन हो, जो भी चर्चाएं होनी चाहिए, जो भी मुद्दे हैं जो चर्चाएं के लायक है, वो सार्थक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोकसभा में सिर्फ हंगामा ही होता रहे और देश की जनता को इससे कुछ हासिल ना हो। ऐसे में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम दलों के अलग अलग राजनेता सम्मिलित हुए और किन किन मुद्दों पर यहाँ चर्चा होनी है इस पे बातचीत की गई। उम्मीद है कि मणिपुर की हिंसा जो है वो चर्चा का केंद्र और आकर्षण बिंदु रहेगी। इसके अलावा जब एक लिस्ट आई कि किन किन मुद्दे पर चर्चा होनी है तो सभी की नजर यूसीसी पर लगी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन आखिरकार इस मानसून सत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं है। यूसीसी का जिक्र नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार अपनी तरीके से यूसीसी को विधेयक के रूप में पारित जरूर करेगी। याद कीजिए जब इसके पहले अगर बात करें तो धारा 370 हटाने की बात थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ही नहीं पता था कि इस बार सदन में ये विधेयक पास होना है। लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी के अलावा मणिपुर हिंसा इस सदन में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसपे तमाम राजनीतिक दल पहले से ही चर्चा के नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पे बैकफुट पे जाना ही होगा, क्योंकि लगभग 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं अब मणिपुर जल रहा है, दरक रहा है, जाति संघर्ष लगातार वहां पे फैलता जा रहा है। तो विवेक, देखिए तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष पूरी तरह से तैयार है घेरने के लिए। सरकार कितनी तैयार है जवाब देने के लिए, इससे निपटने के लिए सदन में? देखिए अगर बात की जाए सरकार कितनी तैयार है जवाब देने के लिए, ये तो सदन में ही पता चलेगा जब सरकार के नुमाइंदे इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के तीखे सवालों का सामना करेंगे और उसका जवाब देंगे। बात करें तो मणिपुर हिंसा पे गृह मंत्री अमित शाह ने भी 3 दिवसीय दौरा किया था, नरसिंह जी डोभाल भी वहां पे गए थे। तो सबसे पहला जवाब जो है वो गृह मंत्री भी खुद आकर देंगे और सवाल गृह मंत्री से भी किया जाएगा। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह तमाम सदन के सदस्यों के सवालों को सुनते हुए अपना पक्ष रखेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से यूपी एटीएस की पूछताछ लगभग पूरी हो गई है। साथ ही सेंट्रल एजेंसियों ने भी दोनों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस को सीमा हैदर की जासूसी के जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं और अब एटीएस अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजेगी। इसके बाद सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर फैसला लेगी। साथ ही लखनऊ से एसएसपी एटीएस अभिषेक सिंह की टीम ने पूछताछ पूरी की है। वहीं यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी डिटेल जारी की है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के द्वारा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में घुसने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट और एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें आधार और नाम नहीं मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए सीमा हैदर और उनके प्रेमी सचिन से यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो चुकी है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखिए मयूरी जी, जैसा कि आपको मालूम है कि सचिन मीणा और सीमा हैदर की जो प्रेम कहानी है उस मामले में लगातार
जो आईबी का इनपुट मिल रहा था, उस इनपुट के आधार पर एटीएस ने उससे पूछताछ की और पूछताछ 2 दिनों तक चली है। और इस मामले में जो मुख्यालय की बात की जाए तो एटीएस का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में, यहाँ से एक एसएसपी की यूनिट में एक टीम भेजी गई थी जिसने भी पूछताछ की। लेकिन उस पूछताछ में फिलहाल जो सीमा हैदर के जासूसी होने की बात जो सामने आ रही थी, फिलहाल उस वैसे ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं मिले जिससे ये कहा जा सके कि सीमा हैदर एक जासूसी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, जो आईबी की तरफ से जो इनपुट मिल रहे थे उन लोगों ने भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि सीमा हैदर जो जासूसी कहा जाता है वो जासूसी है। लेकिन अब जो बात की जाए, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट गृह विभाग को जो भेजी जाएगी, तो गृह विभाग इस मामले में अब ये फैसला लेगा कि सीमा हैदर और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। फिलहाल इस मामले में जो बात की जाए, क्योंकि ये मामला लगातार सुर्खियों में भी बना हुआ है और जैसा कि सीमा हैदर के पास से जो डॉक्यूमेंट मिले थे, उन डॉक्यूमेंट में जिस तरीके से नाम नहीं था तो वो भी पूरी तरीके से संदिग्ध माने जा रहे हैं। फिलहाल उसको लेकर के जो जांच की बात कही जा रही है वो जांच भी होगी। फिलहाल इस मामले में जो बात की जाए स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की, तो उनके द्वारा भी जो बयान दिया गया था मयूरी जी, तो बयान में ये कहा गया था कि जो साक्ष्य उनके पास से नहीं मिले, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मिले थे उन डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरीके से सीमा हैदर भारत के अंदर दाखिल हुई थी अवैध रूप से, तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये कयास जरूर है, क्योंकि जो जिस तरीके से उसके परिवार की बात की जाए तो परिवार जो है पाकिस्तानी आर्मी में है, तो इससे भी कई सवाल उठते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सीमा हैदर जब भारत के अंदर दाखिल हुई थी, तो जब वो सचिन मीणा से मुलाकात की थी तो सीधा सचिन के घर वो नहीं गई थी। पहले उस सचिन ने अपने पिता से उसकी मुलाकात जंगल में कराई। उसके बाद ये लोग जहां पर ठहरे थे वो एक दूसरा मकान था, क्योंकि जब उसी जगह सचिन का भी मकान था तो ये लोग दूसरे मकान में जाकर किराए पर कुछ दिनों तक रहे। उसके बाद जाकर ये लोग अपने घर में शिफ्ट हुए, क्योंकि जैसा कि बयान पहले दिया जा रहा था, बयान में ये कहा जा रहा था कि जैसे ही सीमा हैदर भारत पहुंची थी वैसे ही सचिन से जाकर के मंदिर में शादी की थी और शादी करने के बाद ये सीधा अपने घर चले गए थे। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, आखिर ये लोग जो दूसरे घर में रुके थे, उस दूसरे घर में रुकने के पीछे वजह क्या थी? और सवाल ये है कि जिस तरीके से 15 दिनों तक, क्योंकि अभी तक जो बात सामने आ रही थी वो लगभग 7 दिनों की बात थी जो काठमांडू में दोनों लोग एक साथ ठहरे थे और कई जगह घूमने गए थे। लेकिन अब जो सवाल उठा है कि 15 दिनों तक ये लोग जिस तरीके से एक साथ रहे, एक साथ रहने के साथ ये कई जगह घूमने गए, लेकिन आखिर वो जगहें कौन थी? क्योंकि अभी तक इन सभी मामलों में किसी तरह का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एटीएस फिलहाल अभी उस पर निगाह जरूर बनाए हुए, भले ही उनके विषय पर साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उन दस्तावेजों की जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक वो संदेह के घेरे में जरूर बनी रहेगी। कलीम, एटीएस अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजेगी तो आगे का क्या रुख हो सकता है? देखिए मयूरी जी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर का जो पति है वो दुबई में काम कर रहा है, क्योंकि वो लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान बच्चों के साथ भेजा जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों को चाहता है और अपनी पत्नी को अपने पास देखना चाहता है। फिलहाल सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान जाने की बात है उस बात से इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो सचिन के साथ भारत में ही रहेगी। लेकिन जिस तरीके से गृह विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी जा रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर अब गृह विभाग का जो फैसला होगा, उस फैसले के आधार पर सीमा हैदर और उनके चारों बच्चों को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, जो संदेह का घेरा है, वो संदेह की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक अंदेशा यही है कि जो भारत सरकार है इस मामले में किसी तरह का फैसला नहीं सुना सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए मणिपुर हिंसा की, क्योंकि जब से सीमा हैदर का जो मामला उठ रहा था तो उस मामले के बाद से लगातार इस मामले को हिंसा से लेकर भी देखा जा रहा था कि वो लगातार यहाँ भारत में रहकर जो जासूसी का काम कर रही है, वो जासूसी के काम पर वो सारी रिपोर्ट अपने भाई और चाचों को सौंप रही, क्योंकि चाचा जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है और भाई पाकिस्तानी सीमा में सेना में जो तैनात है, तो इन सभी पहलुओं को लेकर के भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल जब तक दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती है तब तक भारत सरकार किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, जिसके बाद जो फैसला होगा उस फैसले के आधार पर जो सीमा है उसको पाकिस्तान भेजा जा सकता है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।